क्या हुआ? संभालो अपने आप को। ओके, शुरू कर सकती हूँ मैं? ओके, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू ऑल. So I hope you all are fresh after yesterday's break. Yes or no guys? Yes. चलो पहले 3 दिन जो कुछ भी हमने किया है उसे जल्दी से हम लोग 5 मिनट में रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल मूव अहेड. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कंपनी कैसी होनी चाहिए? बोलो. टॉप क्लास. T is for transferability of shares. Everyone come on, show me your energy. O is for ownership. अलग. Management. P is for C is for L is for A is for S for share capital, S for separate legal. अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 3 केस लॉस कवर किए थे. क्या आप लोग मुझे ये तीनों भी केस लॉस के नाम बता सकते हो? बोलो. सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ली वर्सेस ली एयर फार्म and Guzdar versus the Commissioner of Income. अच्छा, कंपनी इस शब्द को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20. 2 क्लॉज जहां पे लिखा गया है अ कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. तो दिस एक्ट मतलब कौन सा एक्ट है? बोलो तो. कंपनीज एक्ट 2013. बट अगर मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है अंडर द 1956 एक्ट, क्या मुझे भी कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करना पड़ेगा? यस. साथ ही साथ क्या आप लोग मुझे बता सकते हो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया अलोंग विद द क्लॉज? सबसे पहले पब्लिक कंपनी. बोलो. सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 71. सो पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ. तो पब्लिक कंपनी क्या है ये जानने के लिए क्या पहले आपको ये जानना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी? अरे हाँ या ना? सो प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68. सो प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 क्लॉजेस होते हैं. एल आर पी. कौन से बोलो तो? एल इज व्हाट? limits the number of members to 200. R is what? Restriction on what? Transferability of its shares. Prohibition है या restriction है? मतलब क्या प्राइवेट कंपनी में भी मेंबर्स अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं? बट प्रोहिबिशन किस चीज के लिए है? Invitation to the public. So public company cannot make an invitation to the public. However, it can always go for a private placement or private offer. हाँ या ना? इतना ही हमारा लास्ट सेशन में हुआ था. अरे हो कि नहीं? चलो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. सुनो ना, ये क्लासिफिकेशन का चार्ट, मास्टर चार्ट जो है मैं आप लोगों को एंड में लिखवाऊंगी. करंटली यू ऑल ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक. मैं आपको बताती हूँ सेक्शन नंबर कौन से है, डोंट वरी. और फिर ऑटोमेटिकली सेक्शन नंबर बता दूंगी तो आपको टेक्स्ट बुक का पेज नंबर मिल जाएगा. डोंट वरी. बहुत सारे स्टूडेंट्स आर ओनली इन अ रश टू फाइंड आउट कि ये टॉपिक जो मैम पढ़ा रही है टेक्स्ट बुक में कहाँ है. एवरीथिंग इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक. डोंट वरी, मुझ पे भरोसा रखिए, है ना. चलो, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. ओके, लायबिलिटी के हिसाब से ये भी आपका फाउंडेशन में हुआ था, है ना. कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड एन अनलिमिटेड कंपनी.
सेक्शन नंबर किसी को याद है क्या? बोलो तो। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 21, वेरी गुड। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 22 और अनलिमिटेड कंपनी का, वेरी गुड, क्या बात है। ये देखो ना, सुनो ना मेरी बात, बहुत इजी है। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 20 किसको डिफाइन करा था? कंपनी को। उसी के बाद 21 एंड 22। 21 इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और 22 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जब मैंने आपको कल बेयर एक्ट बताई थी तब मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 2 में बहुत सारे डेफिनेशंस है और यही डेफिनेशंस जो है ये अल्फाबेट ऑर्डर के हिसाब से, मतलब ए पहला वाला और लास्ट डेफिनेशन विल बी बी सी डी और ऐसे करके जेड तक जाएगी। तो अब आप खुद मुझे बोलो, अल्फाबेट्स में पहले कौन सा लेटर आता है? जी आता है या एस आता है? जी, और उसके बाद एस। तो अब मुझे बताओ, अगर कंपनी की डेफिनेशन 2 क्लॉज 20 में दी गई है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की डेफिनेशन पहले होगी या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की डेफिनेशन पहले होगी? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इससे देखो, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 21 इज टॉकिंग अबाउट अ कंपनी लिमिटेड बाय और 2 क्लॉज 22 इज टॉकिंग अबाउट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। और अनलिमिटेड यू एकदम एंड में होगा या नहीं? एकदम एंड में, क्योंकि यू के बाद कितने लेटर्स बचते हैं? वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, हार्डली कुछ लेटर्स बचते हैं, है ना? तो इसीलिए ये देखो, ये जो डेफिनेशन है इज गिवन अंडर क्लॉज 92। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 92 डिफाइंस एन अनलिमिटेड कंपनी। सबसे पहले हमारा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 21, अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। What are companies limited by guarantee? ऐसी कोई कंपनी, सुनो ना मेरी बात, ऐसी कोई कंपनी, अच्छा पहली बात तो बताओ, लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड है? कंपनी की या मेंबर्स की? हाँ, तो ये फंडामेंटल क्या क्लियर है आपके दिमाग में? इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स दैट इज लिमिटेड। तो ऐसी जो कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट, okay, that is written in the memorandum of association। तो देखो, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी कहा था, हर एक कंपनी के 2 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कौन से 2 बोलो तो? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो इसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हाँ एक क्लॉज होता है, लाइबिलिटी क्लॉज, वो भी हम पढ़ने वाले, डोंट वरी। इसी लाइबिलिटी क्लॉज में लिखा होता है कि मेंबर की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है। इसी लाइबिलिटी क्लॉज में, किसके लाइबिलिटी क्लॉज में? मेमोरेंडम के लाइबिलिटी क्लॉज में लिखा होता है कि मेंबर की जो लाइबिलिटी है वो कितने हद तक लिमिटेड है। तो से फॉर एग्जांपल, जब मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, से एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ गारंटी कंपनी, से फॉर एग्जांपल, और इसी कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा था दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू ₹10,000। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू ₹10,000। तो मुझे बताओ, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम मेंबर्स को कितने पैसे देने होंगे? उससे ₹1 भी ज्यादा कंपनी अपने मेंबर्स से डिमांड नहीं कर सकती। तो यही जो लिमिट होती है, ये गारंटीड अमाउंट जो होता है, वो कहां पे लिखा होता है? वो लिखा होता है कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। बट एक चीज ध्यान में रखना, ये जो गारंटीड अमाउंट है, दिस गारंटीड अमाउंट, मेरे केस में ₹10,000 कैन बी कॉल्ड ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। दिस अमाउंट कैन बी कॉल्ड ओनली during the, this amount cannot be called during the lifetime of the company। इस पैसे को हम लाइफ टाइम में नहीं बुला सकते। दिस मनी कैन बी कॉल्ड ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो ये जो 10,000 रुपए है, ये एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड बुला पाएगी अपने मेंबर्स से सिर्फ और सिर्फ कंपनी के वाइंडिंग अप के वक्त। लाइफ टाइम में द कंपनी कैन नॉट कॉल फॉर अ सिंगल रुपी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मैंने आपको पहले दिन ही प्रॉमिस किया था कि मेरा सब्जेक्ट तो है थ्योरेटिकल, बट अप्रोच
होगा एकदम प्रैक्टिकल। तो अब आप कहोगे मैम प्लीज गिव अस एन एग्जांपल ऑफ अ गारंटी कंपनी। क्या इंडिया में गारंटी कंपनी एग्जिस्ट करती है? यस माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर वेरियस गारंटी कंपनीज इन इंडिया। वन ऑफ द फेमस गारंटी कंपनीज इन इंडिया इज दिस डॉक्टर रेड्डीज रिसर्च फाउंडेशन। ओके, अगर आप देखोगे यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, दिस इज द नेम ऑफ द कंपनी, डॉक्टर रेड्डीज रिसर्च फाउंडेशन। और यही जो कंपनी है, आपको दिख रहा है कंपनी टाइप, ये हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, फुल स्क्रीन, ये कंपनी टाइप दिख रहा है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय, मतलब ये जो कंपनी है, सपोज आप इस कंपनी के मेंबर बन जाते हो, आपसे कंपनी पैसा सिर्फ और सिर्फ एक ही इवेंट में मांग सकती है, एंड दैट विल बी ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और कितना पैसा बुला सकती है वो कहां लिखा होगा? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या 10,000 रुपए होना कंपलसरी है? अरे बोलो ना। एवरी कंपनी कैन फ्रेम इट्स ओन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो किसी कंपनी में 5,000 भी लिखा हो सकता है, किसी में 10,000 भी लिखा हो सकता है, किसी में 5 लाख भी लिखा हो सकता है। मैम 5 लाख? हाँ 5 लाख। आपको नहीं बनना है उस कंपनी का मेंबर तो मत बनो। क्या कंपलसरी है कि आपको कंपनी का मेंबर बनना ही पड़ेगा? नहीं। यू रीड द एमओए, यू रीड द एओए, अगर आपको ठीक लगे यू कैन बिकम द मेंबर ऑफ दैट कंपनी, और अगर आपको ठीक नहीं लगता है यू चूज नॉट टू बी द मेंबर ऑफ दैट कंपनी। सिंपल। हो कि नहीं? हाँ या ना? अरे बोलो ना। सो पहला टाइप जो है लायबिलिटी के हिसाब से इज अ कंपनी लिमिटेड बाय, liability of the members is limited up to the extent which is written in the memorandum of association. This amount can be called only during the winding up of the company. अगर आप देखोगे there is a big list of companies, आपके स्क्रीन्स पे नजर आएगा। ये वो सारी कंपनीज हैं इंडिया में विच आर रजिस्टर्ड विद द आरओसी, विच आर कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। ओके, बट इसमें से सबसे फेमस एग्जाम्पल जो था वो डॉक्टर रेड्डीज रिसर्च फाउंडेशन का था, और इसीलिए मैंने इसी कंपनी का एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है। नेक्स्ट, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। 95% कंपनीज इंडिया में जो रजिस्टर्ड है इज दिस कैटेगरी ऑफ कंपनीज, दैट इज कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। यहां पे नाम में लिखा है। मुझे बताओ इन कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी विल बी लिमिटेड अप टू व्हाट एक्सटेंट? कम ऑन टेल मी। अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। It will be limited up to the extent of unpaid share capital. तो सपोज मेरे कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू ₹10 है। कितनी है? ₹10। और पेड अप अमाउंट इज से ₹6। तो अनपेड अमाउंट कितना हो गया? तो मुझे बताओ कंपनी मुझसे मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने पैसे मांग सकती है? अच्छा चलो, मैंने वो 4 के 4 रुपए पूरे के पूरे दे दिए, मतलब अब क्या हो गया? अब फेस वैल्यू तो 10 है, बट पेड अप अमाउंट भी 10 हो गया ना, मतलब मेरा अनपेड अमाउंट इज ₹0, मतलब इट इज नॉट देयर ओनली, अनपेड है ही नहीं, क्योंकि जितनी शेयर्स की फेस वैल्यू थी वो पूरी की पूरी कंपनी ने कॉल भी कर दी और मैंने पे भी कर दी। सो देयर इज नो अनपेड कैपिटल लेफ्ट। मुझे बताओ इस केस में मतलब ये वाले केस में जहां पे अनपेड अमाउंट 0 है, क्या कंपनी मुझसे पैसे मांग सकती है? एज एन एग्जिस्टिंग मेंबर कंपनी क्या मुझसे पैसे मांग सकती है? कंपनी को एक्सपेंशन करना है, कंपनी को डाइवर्सिफिकेशन करना है, कंपनी को नया ब्रांड सेटअप करना है, या कंपनी को रिसर्च में पैसा डालना है, चाह कर भी क्या कंपनी मुझसे पैसे मांग सकती है? तो अगर कंपनी मुझसे पैसे नहीं मांग सकती तो कंपनी कहां जा सकती है? सपोज कंपनी को पैसा चाहिए, अब जितने एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, सपोज आप लोग एग्जिस्टिंग मेंबर्स हो, आप लोगों से 10 रुपए आने थे, आपने 10 रुपए दे दिए, मतलब आप सब लोगों के शेयर्स आर ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप। आज मेरी कंपनी को डाइवर्सिफाई करना है और ज्यादा पैसे चाहिए,
क्या मैं आप लोगों से पैसे मांग सकती हूँ उन शेयर्स पे जो आपके पास है? बोलो ना। नहीं। बट अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं कहां से पैसे ला सकती हूँ? अरे बोलो ना। I can issue more shares in the market. Can I go for an IPO, FPO? अगर मेरी प्राइवेट कंपनी है, कैन आई गो फॉर अ प्राइवेट प्लेसमेंट और अ राइट इशू? राइट इशू जानते हो? और कुछ नहीं, कैन आई गो फॉर अ लोन फंड? कैन आई गो टू अ बैंक? अरे बोलो ना। कैन आई गो टू अ फाइनेंशियल कंपनी? हाँ या ना? तो देखो, जरूरी नहीं है हमेशा कैपिटल के रूप में ही पैसा रेज हो। कैपिटल के रूप में मतलब ओन फंड्स होता है, ओन फंड्स। क्योंकि आप लोग कौन बन जाते हो? कंपनी के ओनर्स बन जाते हो ना, तो वो ओन्ड फंड्स होता है। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि कंपनी के सिर्फ ओन फंड्स हो, कभी कभार लोन फंड्स भी फायदेमंद होता है। ठीक है, तो कभी कभार कंपनीज कैन ऑल्सो गो फॉर अ बैंक लोन, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपनी जो है वो लोन बोरो कर सकती है, दैट इज लोन फंड्स। तो आज अगर मेरी कंपनी को डाइवर्सिफाई करना है, एग्जिस्टिंग मेंबर्स के पास में नहीं जा सकती, बट आई कैन ऑलवेज गो फॉर अ न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, और आई कैन ऑल्सो गो फॉर एन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और आई कैन गो टू अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू सीक फॉर अ लोन। तो ऑप्शन मेरे पास बहुत है। सिर्फ बात यह है, अगर आपके शेयर्स फुली पेड अप शेयर्स है, नाउ यू आर नॉट लायबल इवन फॉर अ सिंगल रुपी टुवर्ड्स द कंपनी। ना आप मेरी तरफ लायबल हो, ना मेरे पास कोई अधिकार है आपके पास पैसे मांगने का। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बट ये देखो, ये जो 4 रुपए है ना, जो इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि कंपनी ये 4 रुपए आपसे बुलवा सकती है, ये पैसा कब बुलवा सकती है कंपनी आपसे? कभी भी बुला सकती है। ये जो 4 रुपए है, जो पहले वाले केस में मैंने आपको बताए थे, ये पैसे कंपनी कब बुला सकती है? कभी भी बुला सकती है। वो कंपनी की मर्जी, कंपनी की इच्छा। हो सकता है कंपनी लाइफ टाइम में बुलाए, लाइफ टाइम में। जैसे मैंने अभी आपको कहा, कंपनी इज गोइंग फॉर अ डाइवर्सिफिकेशन, तो कंपनी को पैसों की जरूरत है, तो लोन लेने के बदले आई विल गो टू माई एग्जिस्टिंग मेंबर्स। अगर उनसे पैसा आना बचा हुआ है, आई विल गो टू यू ऑल, ऑब्वियसली, क्योंकि वो सस्ता है। अदरवाइज अगर लाइफ टाइम नहीं, दिस 4 रुपीज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड ड्यूरिंग द मतलब जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, तब भी क्या होता है? 2 लिस्ट बनाई जाती है, लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर्स, मतलब जिनसे जिनसे पैसा कंपनी को आने वाला है, और एक दूसरी लिस्ट जिनको जिनको पैसा कंपनी का जाने वाला है। तो सबसे पहले लिस्ट में हो गए हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के ओनर्स है। आप समझने की कोशिश करो, आप उस कंपनी के मालिक हो। ऐसे बुरे हालात में जब कंपनी डूब रही है, हम आपसे उम्मीद नहीं करेंगे तो कैसे बाहर वालों से उम्मीद रख सकते हैं? तो सबसे पहले किससे पैसा मांगेगी कंपनी? फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। अब आप मुझे पूछ सकते हो, या आपके मन में ऐसा कुछ डाउट आ सकता है, मैम अगर कंपनी डूब ही रही है तो मैं पैसा क्यों दूं? ऐसे मन में ख्याल आएगा ना। बट देखो, समझने की कोशिश करो, इट इज ऐसे समय पे आप ये कैलकुलेट नहीं करते हो कि पैसे देने के बाद मुझे क्या मिलेगा। नाउ व्हेनेवर कंपनी कॉल्स फॉर दिस अमाउंट, इट बिकम्स अ डेट ड्यू टुवर्ड्स द कंपनी। आपकी ऑब्लिगेशन अराइज हो जाती है ये पैसा कंपनी को देने का। और अगर आपने ये पैसा कंपनी को नहीं दिया, द कंपनी कैन इवन sue you मीन्स कंपनी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट यू टू रिकवर दिस अमाउंट। मतलब ऐसा हो गया, जब मजे करने का समय था आपने मजे कर लिए, और अब जब जिम्मेदारी की बात आती है और पैसा देने का समय आता है, आप पीछे हट जाते हो। ऐसे कैसे हम आपको करने देंगे? यू विल गेट बोथ ना। सिर्फ इंजॉयमेंट थोड़ी ना है, आपको अगर इंजॉय करना है, आपको आपकी जिम्मेदारी भी पूरी करनी होगी। तो वही फंडामेंटल यहां पे है। एज यू बिकेम अ मेंबर, और इतने समय तक आपने सारे राइट्स इंजॉय किए है, वोटिंग का राइट एंजॉय किया है, मीटिंग्स के राइट को एंजॉय किया, बोनस शेयर्स के राइट को एंजॉय किया है, आपने डिविडेंड के राइट को एंजॉय किया। आज जब कंपनी को आपकी जरूरत है, यू कैन नॉट बैक आउट, यू हैव टू सपोर्ट द कंपनी। और अगर ओनर, आप कौन हो? आप ओनर हो कंपनी के। आप सपोर्ट नहीं करेगा तो कंपनी कैसे किसी और से कुछ उम्मीद रख सकती है? इट इज अ डेट ड्यू
towards the company. And if you do not pay this amount, the company's liquidator, winding up हो रहा है मतलब liquidator है, liquidator can also file a case against you to recover this amount. Getting this or no, my dear friends? So this amount can be called anytime, either during the lifetime or even during the winding up, as and when the company requires the amount. इस कंपनी के टाइप के एग्जाम्पल्स तो हजारों क्या लाखों है, लाखों, अनगिनत एग्जाम्पल्स. आई टोल्ड यू 95% कंपनीज इंडिया में जो रजिस्टर्ड है आर इन फैक्ट कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स. जो इतने दिनों से हम एग्जाम्पल्स देख रहे थे, इन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, जैसे कि TCS है, टाटा मोटर्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इन्फोसिस है. ऑल दीज कंपनीज आर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स. ये देखो, ये कंपनी जो सबसे फेमस कंपनी है इंडिया में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. व्हाट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? इट इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. साथ साथ में टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है. ऑल दीज कंपनीज आर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, जिनका होता है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकता है. हाँ है ना? और एक लास्ट कैटेगरी है, एंड दैट इज अनलिमिटेड कंपनीज. सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 92. अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड 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 कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी. अब देखो, व्हाट इज एन अनलिमिटेड कंपनी? हाँ, बहुत सारे बच्चों का इसमें मिसकंसेप्शन है, तो प्लीज ध्यान देना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. अनलिमिटेड कंपनी, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, नाम के हिसाब से यहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी है? हाँ, बट देखो, इट इज नॉट दैट सिंपल. आपने कह दिया अनलिमिटेड, इट इज करेक्ट. मैं ये नहीं कह रही हूं इट इज रॉन्ग, बट इट इज नॉट फुल्ली करेक्ट. इट इज नॉट फुल्ली करेक्ट. इसमें कुछ और एक पहलू बचा हुआ है. अग्रीड कि ऐसी कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी जो है इट इज अनलिमिटेड. बट नाउ व्हाई आर वी सेइंग कि ये कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है? बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, जैसे हमने प्रीवियस 2 कंपनीज के केस में देखा था, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, इन दोनों कंपनीज के लिए हम स्टार्टिंग में ही डे 1 से ही बोल सकते हैं कि मेंबर्स की लायबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है. जैसे कोई भी कंपनी को अगर इनकॉर्पोरेट करना है, क्या मुझे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लगेगा? अरे बोलो ना, लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा. और उसी मेमोरेंडम में क्या लिखा होगा कि कितने हद तक मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है? अरे बोलो ना. तो अगर कल जाके मुझे कोई कंपनी का मेंबर बनना भी है, स्वप्निल पटनी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, आई नो कि ये जो गारंटी कंपनी है स्वप्निल पटनी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, उसमें अगर कभी ये कंपनी वाइंड अप हुई तो मुझे मेरे घर से 10,000 रुपए देने होंगे. ये मुझे डे 1 को ही पता था जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तब. सिमिलरली, अगर मेरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तब भी मुझे पता है हाउ विल आई बिकम अ मेंबर ऑफ सच अ कंपनी? बाय सब्सक्राइबिंग द शेयर्स. सो आई नो व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स. जैसे कि अगर मुझे पता है इन्फोसिस के शेयर की फेस वैल्यू जो है वो ₹2 है. इन्फोसिस लिमिटेड के कंपनी के शेयर कि जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू, मैं मार्केट वैल्यू की बात नहीं कर रही हूं, फेस वैल्यू समझता है ना आपको, दैट इज ₹2. और मेंबर्स की लायबिलिटीज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन द फेस वैल्यू, नॉट अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस. तो सुनो ना मेरी बात. तो अब मुझे पता है कि कल जाके अगर मैं इस कंपनी की मेंबर बनती भी हूं तो मुझे कितना पैसा मैक्सिमम से मैक्सिमम देना पड़ेगा. मैं प्रीमियम के अमाउंट की बात नहीं कर रही हूं. आपको पता है ना, शेयर प्राइसेस में 2 एलिमेंट होती है, एक फेस वैल्यू का अमाउंट होता है और एक प्रीमियम के अमाउंट का होता है. क्या आपको पता है ये चीज? क्या अकाउंट्स में आपका फाउंडेशन लेवल में हुआ है? सो आई एम अज्यूमिंग यू ऑल आर एक्सपर्ट्स इन अकाउंट्स. आई होप माय अजम्पशन इज करेक्ट. हाँ है ना? ओके. तो सुनो मेरी बात. तो मेंबर्स की लायबिलिटी ऐसे कंपनीज के केस में इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ द फेस वैल्यू. तो अब उसी समय पे जब मैं कंपनी के मेंबर बनी, मुझे पता है कि कल जाके अगर लायबिलिटी अराइज होगी कितने हद तक हो सकती है. तो जैसे कि इस वाले एग्जांपल में मुझे पता है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी मुझसे कितने रुपए मांग सकती है? ₹4. ये दोनों भी कैटेगरीज में
मुझे वो हद पता थी, हद मतलब आपको समझता है, वो लिमिट पता थी कि कितनी मेरी लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, कितनी अराइज हो सकती है। बट इन एन अनलिमिटेड कंपनी ये हद डिफाइंड ही नहीं है, मतलब इस लिमिट की कोई डेफिनेशन नहीं है। कितने भी हद तक आपकी लाइबिलिटी जा सकती है, कितने भी हद तक, इट कुड बी ₹10, इट कुड बी 10,000, इट कुड बी 10 lakhs। और इसीलिए हमने कहा है ये मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। बट इसमें एक ट्विस्ट है, ये जो लाइबिलिटी है फॉर सच कैटेगरीज ऑफ कंपनीज विल अराइज ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। जरूर कह दिया कि ये हद की कोई हद नहीं है, बट इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि जब चाहे कंपनी अपने मेंबर्स को बुला लेगी कि पैसे दो, आज डाइवर्सिफाई करना है, मेंबर्स पैसे दो, कल जाके लॉस हो गया, मेंबर्स पैसे दो, कल जाके नया ब्रांड सेटअप करना है, मेंबर्स पैसे दो, कल जाके रिसर्च करना है, मेंबर्स पैसे दो। ऐसा मुमकिन नहीं है, नहीं है। जब चाहो आप आपके मेंबर्स से यहां पे पैसा नहीं बुला सकते हो। आप एक ही सिचुएशन में मेंबर्स से पैसा बुला सकते हैं, एंड दैट इज ड्यूरिंग द वाइंडिंग। और वाइंडिंग अप में भी you can only call for that much of amount which is falling short to repay the liabilities। तो अगर आपकी एसेट्स हो गई है कम और लाइबिलिटीज हो गई है ज्यादा, मतलब क्या, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, तो जितना शॉर्टफॉल है उतने तक का पैसा कंपनी अपने मेंबर्स से बुला सकती है, उतने हद तक का पैसा कंपनी अपने मेंबर्स से बुला सकती है। देखो, इंसॉल्वेंट होना इज वन ऑफ द रीजन कि क्यों कंपनी वाइंड अप होती है, बट इज नॉट द ओनली रीजन। सपोज मेरी कंपनी जो है इट मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स टबैको, गुटखा। मेरी कंपनी तो सुपर प्रॉफिट कमा रही है, 300% मुनाफा कमा रही है, अच्छे दिन चालू है मेरे। बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं किसकी नजर लग गई, गवर्नमेंट का लॉ आ गया, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ टबैको इज बैंड इन महाराष्ट्र। मतलब क्या मेरा बिजनेस अब इलीगल हो जाएगा? मतलब क्या मुझे मेरी कंपनी शट डाउन करनी पड़ेगी? आई विल हैव टू गो इनटू वाइंडिंग अप। सपोज अगर मेरी अनलिमिटेड कैटेगरी वाली कंपनी होती, मेरे तो सुपर प्रॉफिट्स है ना, एसेट्स आर ग्रेटर देन द लाइबिलिटीज, तब ऐसे केस में विल आई कॉल एनीथिंग फ्रॉम माई मेंबर्स? नो। व्हेन डू वी कॉल फ्रॉम द मेंबर्स? ओनली व्हेन द एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट टू रीपे द लाइबिलिटीज। तो हो सकता है से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का शॉर्टफॉल है और 1000 मेंबर्स है, मतलब मुझे बताओ कितना रुपीस आप मंगाओगे? विल यू कॉल 100 रुपीज फ्रॉम एवरी मेंबर? यही जो अमाउंट है ये 10 लाख का भी हो सकता है। अगर ये 10 लाख का है तो क्या 1000 भी हो सकता है। यही अमाउंट हाँ है ना? या हम कह सकते हैं जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे एसेट ज्यादा है और लाइबिलिटीज कम है, बट लॉ चेंज हो गया तो कंपनी वाइंड अप करनी पड़ी, तो इसीलिए मैंने कंपनी को शट कर दिया। तो तब तो सरप्लस था, तो अगर सरप्लस है आई विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग माई मेंबर्स। दिस वी विल कॉल ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप इफ माई एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट टू रीपे द लाइबिलिटीज। और जितना भी फिर डिस्ट्रीब्यूट करके नंबर ऑफ मेंबर्स से आता है उतना पर मेंबर आप बुला सकते हो। ये पर मेंबर 10 रुपए भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, या 1 लाख भी हो सकता है। अब कोई बच्चे मन में सोच रहे होंगे मैम, ओ मैम, अगर लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही रखनी थी तो पार्टनरशिप फर्म ही खोल लेते। नहीं आ रही है बात समझ में? Why we are incorporating a company form of organization? अगर लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही रखनी थी, why we are incorporating a company form of organization?
अच्छा, लिमिट ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, ओके, वन ऑफ द पॉइंट. फिर कैन अ पब्लिक कंपनी गो टू द पब्लिक टू रेज फंड्स? अरे हाँ है ना. प्लस आप सोचो, आप लोग, और कोई है जो और कोई रीजन बता रहा है? मुझे एक मेन रीजन नहीं मिल रहा है. नहीं ना बेटा, इस वाले केस में तो लिमिटेड नहीं है ना, इस वाले केस में तो अनलिमिटेड है ना. नहीं, बट खुद की भी अनलिमिटेड ही होती है ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. हाँ, कुछ कैपिटल लेके इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, बट फाइनल अल्टीमेट तो अनलिमिटेड ही है ना ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. नहीं ना, सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लाइबिलिटी तो मतलब घर का पैसा देना पड़ेगा ना वाइंडिंग अप में, अगर एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट. अच्छा ठीक है, ओनरशिप एंड नहीं यार, और कुछ मुझे सॉलिड रीजन दो ना. वेरी गुड, दिस इज द रीजन दैट आई वांटेड. आप सोचो क्रेडिटर के नजरिए से. किसके नजरिए से? क्रेडिटर मतलब वो लोग जो कंपनी को पैसा दे रहे हैं. आप सोचो क्रेडिटर को कितना ट्रस्ट रहेगा व्हाइल गिविंग फंड्स टू एन अनलिमिटेड कंपनी. कैसे ट्रस्ट रहेगा? क्योंकि अब उसको पता है कोई भी हालत में उसका पैसा डूबेगा नहीं. कैसे नहीं डूबेगा? अगर कल जाके कंपनी वाइंड अप भी हुई, मेंबर्स के घर से पैसा निकालेंगे, बट क्रेडिटर्स को डूबने नहीं देंगे. अरे बोलो ना. मतलब आप बताओ, कल जाके मुझे अगर आपको पैसे देने हैं एंड यू आर वर्किंग एज एन अनलिमिटेड कंपनी, मैं ज्यादा दिमाग लगाऊंगी नहीं, आंख बंद करके आपको पैसा दे दूंगी, क्योंकि मुझे पता है आपसे पैसा आना ही है. अगर कंपनी दे पाए क्या बात है, बट अगर कंपनी ने नहीं दिया, आपका घर का पैसा निकाल के मैं अपना पैसा वसूलूंगी, बट मेरा पैसा यहां पे नहीं डूबेगा. तो इसीलिए लॉ मेकर ने अपने साइड पे ये कैटेगरी के टाइप को इंट्रोड्यूस कर दिया, अनलिमिटेड कंपनी. रेस्ट इट इज अपॉन यू ऑल वेदर यू वांट टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स और अनलिमिटेड कंपनी. बट अभी भी ध्यान में रखना, लाइफ टाइम में यू कैन नॉट इवन आस्क फॉर अ सिंगल रुपी फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ सच अ कंपनी. तो बेसिकली इट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म में तो पार्टनर्स कभी भी कैपिटल लाते. हाँ है ना, डाइवर्सिफाई करना है बिजनेस को, कैपिटल ला लिया, ब्रांच खोलनी है, कैपिटल ला लिया. बट इस केस में आप मेंबर्स से लाइफ टाइम में एक भी रुपया नहीं मांग सकते. यू कैन ओनली कॉल फॉर द मनी दैट इज ड्यूरिंग द वाइंडिंग, और वो भी ओनली इफ द लाइबिलिटीज आर ग्रेटर देन द एसेट्स. दैट इज द एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट टू रीपे द लाइबिलिटीज. अदरवाइज उस केस में भी आप पैसा डिमांड नहीं कर सकते, फिर तो आपको सरप्लस आपके मेंबर्स को बांटना पड़ेगा. हाँ है ना. ऐसी कंपनीज कोई है इंडिया में जिनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है? यस, बहुत सारी कंपनीज है, जिसमें से सबसे फेमस कंपनी है विच इज इनटू कॉस्मेटिक्स, एमवे. एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड. आप लोग जानते हो कॉस्मेटिक्स बेचती है ये कंपनी एमवे. ओके, सो दिस कंपनी इज एन अनलिमिटेड कंपनी. देखो, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1995, ऑलमोस्ट 25 years बैक. बट क्या ये कंपनी को भी कंपनी माना जाएगा अंडर द कंपनीज एक्ट 2013? हाँ है ना. यस, आपको दिख रहा है इसका टाइप, अनलिमिटेड कंपनी. कल जाके अगर मुझे एमवे एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को पैसा देना है एज अ क्रेडिटर, आंख बंद करके मैं पैसा दे दूंगी, क्योंकि अब मुझे पता है कल जाके अगर ये कंपनी वाइंड अप भी होगी, मेरा पैसा नहीं डूबेगा. कंपनी जितना दे सकती है वो देगी, बाकी उसके मेंबर्स से लेकर मुझे अपना रिपेमेंट करवा देगी. यस और नो गाइज? सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. कौन सी 3 बोल सकते हो आप लोग? लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड अनलिमिटेड. ये लिमिटेड बाय गारंटी के लिए मैंने कौन सी कंपनी का एग्जांपल दिया था? डॉक्टर रेड्डी. लिमिटेड बाय शेयर्स टीसीएस है, इन्फोसिस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और अनलिमिटेड कंपनी के लिए मैंने एमवे का एग्जाम्पल दिया था. सो दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ
लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड अनलिमिटेड कंपनी। क्या आप लोग मुझे वापस इनके सेक्शन नंबर्स बता सकते हो? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 21 इज टॉकिंग अबाउट अ कंपनी लिमिटेड बाय 2 क्लॉज 22 इज टॉकिंग अबाउट अ कंपनी लिमिटेड बाय, और अनलिमिटेड कंपनी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज। वेरी गुड। मैं अब क्या चाहती हूं, यू ऑल हैव योर नोटबुक्स। मैंने आपको डे 1 में बोला था दैट आई विल रिक्वायर 1 सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ। मैं चाहती हूं आप लोग क्या करो, कम टू अ न्यू डबल शीट ऑफ पेपर। डबल शीट ऑफ पेपर मतलब समझता है क्या? एक मिनट, आपकी बुक बताओ तो। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पे आपका एंड का टॉपिक कंप्लीट किया है, प्लीज डोंट राइट ऑन दिस पेज, कम टू अ फ्रेश न्यू डबल शीट ऑफ पेपर। अपने कुछ हजारों के लिए लाखों बर्बाद मत करना, ठीक है? और मैं चाहती हूं कम टू अ फ्रेश न्यू डबल शीट ऑफ पेपर, और हेडिंग आप लोग दोगे यहां पे बीच में, टाइप्स ऑफ कंपनीज। क्या हेडिंग दोगे? टाइप्स ऑफ कंपनीज। एक मास्टर चार्ट हम लोग बनवाने वाले हैं, पापा चार्ट। एकदम हेडिंग दीजिए सेंटर में, टाइप्स ऑफ कंपनीज। लिखा? हेडिंग दिया? लिखा क्या? उसका ना फर्स्ट हिस्सा बनाइए। फर्स्ट हिस्सा टाइप्स ऑफ कंपनीज को आप बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड करने वाले हो। जैसे कि आपने यहां पे लिखा है टाइप्स ऑफ कंपनीज, दिस इज द सेंटर ऑफ द 2 पेजेस। अब आप क्या करने वाले हो, इसको बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड करने वाले हो, जिसमें से पहली कैटेगरी जो है हमने लास्ट सेशन में की थी, दैट वाज मेंबरशिप। और मेंबरशिप के 2 हिस्से थे। कौन से बता सकते हो क्या? प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। और अगर आपके पास रेड कलर की पेन है ना, तो प्राइवेट कंपनी के नीचे सेक्शन नंबर उस रेड कलर में लिखो, ताकि इट विल जस्ट कैच योर अटेंशन। आज आपको होमवर्क मिलने वाला है, ये प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन लिख के आनी है घर से। और सुनो ना, उसके नीचे ना एक्चुअली मैं कल क्या करवाने वाली हूं, प्राइवेट कंपनी के भी 2 टाइप्स है, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। तो इसलिए अगर आपने कल होमवर्क मतलब के नहीं आओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज आगे का कंटेंट हम लोग कल क्लास में लिखने वाले हैं। टुमारो वी आर गोइंग टू डू ओपीसी एज वेल एज स्मॉल कंपनी, विच आर कैटेगरीज ऑफ प्राइवेट कंपनीज। तो आपको प्राइवेट कंपनी में क्या क्या लिख के आना है? प्राइवेट कंपनी में आप लिखोगे अ कंपनी विच हैज 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज इन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज अ प्राइवेट कंपनी। और फिर आप एल लिख के आओगे। एल मतलब सिर्फ एल नहीं लिखना है, एल का पूरा लिखना है। हाँ, limits the number of members to 200, restricts the transferability of its shares and prohibits an invitation to the public. और फिर आप पब्लिक कंपनी में लिखोगे कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इज कंपनी। और फिर ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी, वो हम बाद में लिखेंगे। सुन रहे हो क्या आप लोग? थोड़ी इज्जत दो, मैं आपकी टीचर हूं, है ना? ये आपका होमवर्क है, अभी मत लिखो। अभी आप सेकंड कैटेगरी पे आओ, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी लिख के आना आपका होमवर्क है। ऑल माई लाइव एज वेल एज माई वर्चुअल स्टूडेंट्स, एवरीवन हैज टू राइट इट डाउन। सेकंड कैटेगरी पे आओ, और वो कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ, ओह सॉरी, लाइबिलिटी।
ये आपका होमवर्क है, ये दोनों भी होमवर्क, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, सेकेंड हिस्सा क्या करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ, और इसके कितने बच्चे बनाओगे? हाँ, कौन से लिमिटेड बाय गारंटी, everyone has to write down, all my virtual students also. जो नहीं लिखेगा उसको 3 अटेम्प्ट लग जाएंगे। हाँ, किसी ने बुलाया क्या मुझे? इसके सेक्शन नंबर रेड पेन से लिख लो ना। सेक्शन नंबर बोलोगे। लिमिटेड बाय गारंटी का क्या है? 221, मतलब 2 क्लॉज 21, हाँ 221 नहीं, ये 2 क्लॉज 22 है और लास्ट 2 क्लॉज। वेरी गुड। इतना लिखा क्या सेक्शन नंबर के साथ? क्या लिखना है आगे मैं आपको बताती हूं। गारंटी के नीचे लिखो, गारंटी के नीचे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के नीचे लिखो अ कंपनी where the liability of its members मैं डिक्टेट कर रही हूं, आपको लिखना है। A company where the liability of the members is limited. Liability of the members is limited. Liability of the up to the swaha, up to the extent of up to the extent of guaranteed amount, up to the extent of guaranteed amount as specified in the MOA. MOA लोग कैपिटल लिखोगे, as specified in the मेमोरेंडम लिख सकते हो या तो MOA लिख सकते हो, as specified in the MOA. This amount, second sentence लिखो, this amount can be called, this amount can be called only during the winding up. बराबर ना? This amount can be called only during the winding up. लिमिटेड बाय शेयर्स पे आ जाओ। लिमिटेड बाय शेयर्स, वहां पे एग्जाम्पल लिख दो ना आप लोग। एग्जाम्पल कौन से एग्जाम्पल्स दिए थे मैंने? डॉक्टर रेड्डी रिसर्च फाउंडेशन, लिख दिया एग्जाम्पल। अब शेयर्स के इस पे आ जाओ। क्यों नहीं? लिखो
द मेंबर्स हियर, कहां पे लिख रहे हो आप लोग? लिमिटेड बाय शेयर्स. हियर द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, हियर liability of the members is limited. Check. Here the liability of the members is limited up to the extent of unpaid amount. Up to the extent of unpaid amount on the shares. Unpaid amount on the shares, which can be called either during the lifetime or during the winding up, एग्जाम्पल लिख दो. कौन सी कंपनी का? जो आप चाहो लिख सकते हो. TCS, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज. और अनलिमिटेड कंपनी में लिखो, अनलिमिटेड कंपनी में here the amount of assets that are falling short, here the amount of assets that are falling short to repay the liabilities can be called from the members only during the winding up. And write down the example, Amway India Enterprises Private Limited. Only during the winding up. ओके, एक बात बताओ मुझे, अभी तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है. कैन यू ऑल टेल मी सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी? इन दोनों कंपनीज का डिफरेंस बता सकते हो क्या आप मुझे? कितना इजी है, बोलो ना. अच्छा, यहां पे आप अमाउंट सिर्फ वाइंडिंग अप में बुला सकते हो और यहां पे लाइफ टाइम में भी और वाइंडिंग अप में भी. और एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस. अरे कितना इजी है रे. यहाँ पे लाइबिलिटीज लिमिटेड अप टू द गारंटीड अमाउंट, यहाँ पे लाइबिलिटीज लिमिटेड अप टू द अनपेड शेयर कैपिटल. इजी या डिफिकल्ट? बहुत इजी ना. इसीलिए इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चंस पूछती नहीं है. इंस्टीट्यूट आपको पूछेगी सीए इंटर में 2 बार पूछा है, 2 मार्क के लिए, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज 2 कैटेगरीज ऑफ कंपनीज. वेरी गुड. सबसे पहला सिमिलैरिटी इज दोनों भी कंपनी के केस में आप वाइंडिंग अप के वक्त पैसा बुला सकते हो. और दूसरा है, दोनों भी केस में लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड. पहले दिन ही हमें पता था कि कितने हद तक मेंबर की लायबिलिटी, जो अनलिमिटेड कंपनी के केस में हम नहीं कह सकते. गेटिंग दिस और नो? तो मैं चाहती हूं आप लोग ये सिमिलैरिटी और डिफरेंशिएशन लिखो, बट ये 2 पेजेस पे मत लिखो. ओके, इधर ऑन द प्रीवियस पेज अगर आपने जगह छोड़ी हो तो, या तो नेक्स्ट पेज ले लो. और कैसे लिखोगे आप?
डिफरेंशिएशन आपको पता है ना कैसे लिखा जाता है? टैब्यूलर फॉर्मेट में। तो जैसे ये किया है आप लोगों ने, यहां पे आप लिखो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। हमेशा मैं गारंटी को ही पहले यूज करूंगी बिकॉज सेक्शन वाइज भी पहले उसकी डेफिनेशन है फिर शेयर्स की है, तो दिमाग में वो फिट हो जाएगा। और यहां पे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। डिफरेंशिएशन में सेक्शन नंबर वगैरह नहीं देना है, हाँ, एज अ डिफरेंशिएशन। अरे कुछ बच्चे करते हैं ऐसे, और लास्ट टाइम मैंने सिमिलैरिटी पूछी थी तो बच्चे बोल रहे थे मैम दोनों का परपेचुअल सक्सेशन है, दोनों आर्टिफिशियल पर्सन है। देखो ये जनरल पॉइंट्स आप नहीं लिखते हो सिमिलैरिटीज में, ओके? हाँ, बीकॉम में यू कैन डू ऑल दिस स्टफ, बट नाउ दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, योर आंसर्स ऑल्सो हैव टू बी अप टू द मार्क, ओके? हाँ, तो क्या लिखोगे आप पहले वाले पॉइंट में? गारंटी के लिए बोलो ना, क्या लिखोगे? अरे कसं व्हायचं? इन बोथ, अच्छा गारंटी के लिए लिखो लाइबिलिटी अराइजेज। डिफरेंशिएशन लिख रहे ना पहले, लाइबिलिटी अराइजेज ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। लाइबिलिटी अराइजेज ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। और लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या लिखोगे? लाइबिलिटी कैन अराइज ईदर ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप और ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। क्या बोला मैंने? आई वॉज जस्ट चेकिंग योर कॉन्सेंट्रेशन, आई एम सो सॉरी। I don't know, liability arises either during the lifetime or during the winding up. I'm so sorry, my mistake. होता ऐसा कभी कभी, हो जाता है ऐसे कभी कभी। ऐसे मैं बोलने की कोशिश करूँ मराठी में। कितने लोगों को मराठी नहीं आती है? अच्छा ठीक है, ठीक है, अगर मैं मराठी में कुछ बोलूँगी तो आई विल रिपीट इट इन हिंदी, ठीक है? Liability can arise either during the winding up or during the lifetime. लास्ट टाइम जब मैं ऐसे बोल रही थी ना, लास्ट टाइम ऐसे ही मैं कुछ बच्चों को डिक्टेट कर रही थी, मतलब मैंने कुछ चार्ट लिख दिया था और मैंने बोला था कि आप नोट डाउन कर लो, और मैंने बोल दिया ऐसे मराठी में, लवकर लवकर। लवकर लवकर मतलब जल्दी जल्दी लिखो। तो जिनको मराठी नहीं आती उन्होंने कुछ अदरवाइज ही ले लिया मुझे। तो तब से अगर मैं कुछ मराठी में बोलती हूँ तो मैं हिंदी में भी समझाती हूँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। लवकर का मतलब होता है जल्दी जल्दी लिखो मराठी में, ठीक है? सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 बोलो ना, डिफरेंशिएशन का पॉइंट नंबर 2। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, the liability of the members is limited up to the extent of देखो किसी बच्चे ने, वर्चुअल बच्चे ने भी लिखा है, दोनों भी कंपनीज है, ये सिमिलैरिटी है। क्या लिखा आपने? द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ, ऊपर काम चालू है उसका आवाज आ रहा है ना, या बिजली कड़क रही है? द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ guaranteed amount
up to the extent of guaranteed amount. और यहां पे लिखो the liability of the members is limited up to the extent of unpaid share capital. Up to the extent of unpaid share capital. और अगर आप सिमिलैरिटी लिख रहे हो ना तो दो कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं है. आप स्क्रीन पे देख रहे हो क्या? इट इज अ सिमिलैरिटी, मतलब दोनों भी कैटेगरीज के लिए सेम ही पॉइंट है. तो अननेसेसरली अपने एफर्ट्स बढ़ाने नहीं है, गधा मजूरी नहीं करनी है. एक बार लिखा तो भी चलेगा, इट इज कॉमन फॉर बोथ. तो लिखो पहला वाला पॉइंट सिमिलैरिटी के लिए, तो वो लाइन हटा दो वहां से. फर्स्ट सिमिलैरिटी लिखो. इन बोथ द केसेस द लाइबिलिटी कैन अराइज ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. और दूसरा पॉइंट सिमिलैरिटी का क्या लिखोगे? द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड. चलो 5 मिनट का एक सॉन्ग प्ले कर लेती हूँ क्लास में, and then we will move on to the next concept. आज वर्चुअल स्टूडेंट्स की फरमाइश के हिसाब से सॉन्ग प्ले कर ले. मेरा लेक्चर ही हट जाएगा यूट्यूब से. चलो अभी क्या 1 ही मिनट बचा हुआ है, क्या गाना सुनोगे आप लोग? ऐसी बातें कर लो आप. नहीं ना बेटा, अभी क्या ज्यादा समय है ही नहीं अपने पास गाना लगाने के लिए. यही करते बेटा, तारक मेहता लगा देती हूँ, फिर अगले दिन कपिल शर्मा का शो लगा देती हूँ, है ना. फिर उसके बाद हर्षद मेहता का स्कैम लगा दूंगी, है ना. यही करना, उसके लिए तो आपने एडमिशन लिया और पुणे आए आप लोग. घर पे थोड़ी ना नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, है ना. यहाँ पे कैसे इतने सारे बच्चों के सामने देखने का मजा ही और है ना. चलो और कुछ फरमाइश बेटा? आपकी लॉ के एग्जाम भी मैं लिख के आ जाती हूँ, है ना. हाँ, प्रैक्टिस भी मैं ही कर लेती हूँ. बस अभी यही बचा हुआ था. इतने कष्ट क्यों कर रहे हो आप लोग? चलो एक इजी कॉन्सेप्ट लेती हूँ, डोंट वरी. बहुत इजी क्लासिफिकेशन ले रही हूं, डोंट वरी. नाउ ब्रेक टाइम इज ओवर, सो स्टॉप टॉकिंग. मेन बच्चों की भी चैट ऑफ कर देते हैं. On the basis of access to capital, okay, on the basis of access to capital, companies are divided into two types:
लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज। अब अगर आप लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन देखोगे ना, आप देखो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 52 is talking about the definition of a listed company. Listed company means a company which has any of its securities, any of its securities, any of its, यहां पे शेयर्स लिखा है या सिक्योरिटीज लिखा है? शेयर्स और सिक्योरिटीज सेम शब्द है या अलग अलग है? विच इज द ब्रॉडर वर्ड, शेयर या सिक्योरिटीज? क्या सिक्योरिटीज में शेयर्स आएंगे? डिबेंचर्स भी आएगा, बॉन्ड्स भी आएगा। तो इवन इफ मेरे कंपनी के डिबेंचर्स लिस्टेड है, डिबेंचर्स, तब भी क्या मेरी कंपनी लिस्टेड कंपनी होगी? अगर मेरी कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है, तब भी क्या मेरी कंपनी लिस्टेड ही होगी? अरे हाँ या ना? तो यहां पे वेदर इट इज माई शेयर्स, वेदर इट इज माई डिबेंचर्स और माई बॉन्ड्स, कुछ भी इसमें से एक आधी चीज भी अगर लिस्टेड है, देन माई कंपनी विल बी कॉल्ड एज अ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड ऑन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस आर देयर इन इंडिया? नो, ये मैंने फाउंडेशन में पढ़ाया होगा, बट उसके बाद देर आर चेंजेस। करंटली आज के डेट के हिसाब से देर आर ओनली 9 स्टॉक एक्सचेंजेस, ओनली 9 स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, जिसमें से सबसे 2 फेमस जो है दैट इज द BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड द NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो 2 तो ये नहीं है, 2 के अलावा भी बहुत है। कितने? ये देखो, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज नजर आ रहा है, फिर इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, दिख रहा है क्या? अरे बोलो ना, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, ये NSE जो आप बोलते हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एंड लास्ट इज NSE IFSC। अगर आप देखोगे, अर्लियर we had Pune Stock Exchange also, Hyderabad Stock Exchange also, Baroda Stock Exchange also, but now according to the guidelines issued by SEBI 2013, 14, 15 करते 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 अब 2018 तक जो भी नोटिफिकेशंस आए हैं, 2018 तक जो भी नोटिफिकेशंस आए हैं, धीरे धीरे करके ये सारे स्टॉक एक्सचेंजेस जो है उनको एग्जिट करने के लिए सेबी के गाइडलाइंस आए थे, जिसके बाद आज टुडे वी आर इन 2021, एज ऑन टुडे इन इंडिया, आज के दिन के हिसाब से मैं कह रही हूं, देयर आर ओनली 9 स्टॉक recognized stock exchanges. Okay, there are 9 recognized stock exchanges. तो आपकी any of the securities इन 9 में से any of the stock exchanges में अगर listed है, your company will be regarded as a, देखो ना यहां पे दिया हुआ है, any of the recognized stock exchange, recognized stock exchange. So I'm only talking about recognized stock exchanges. तो क्या अगर मेरी securities, say for example, okay, say for example, are listed on the Calcutta Stock Exchange, my shares are listed on the Calcutta Stock Exchange, बोलो ना, will my company be regarded as a listed company? Yes. Will my company be regarded as a listed company? Okay. मेरे शेयर्स नहीं, बट माई डिबेंचर्स आर लिस्टेड ऑन BSE। शेयर्स लिस्टेड नहीं है, डिबेंचर्स लिस्टेड है, चलेगा क्या? फिर भी क्या मेरी कंपनी को लिस्टेड कंपनी माना जाएगा? हाँ या ना? यस। तो पहली बात तो आपकी कोई भी कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी, वेदर इट इज शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, डज नॉट मैटर, इफ दे आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस in India, your company will be regarded as a listed company. Why we are learning this definition? In fact, inter से ज़्यादा final में ये definition काम में आती है. Why? Because my dear friends, if your company is a listed company, listed company है, मतलब आपको कंपनीज एक्ट तो फॉलो करना ही पड़ेगा.
But if your company is a listed company along with the Companies Act, yes, you will also have to follow the SEBI guidelines. Suppose my company is an unlisted company. Suppose my company is an unlisted company. Do I have to follow SEBI guidelines? No. Then I will only follow the Companies Act 2013. But if my company is a listed company, along with, yes, my dear friends, the Companies Act, I will also have to follow the SEBI guidelines. तो उस चीज के लिए ये कैटेगराइजेशन आपको पता होना जरूरी है. खैर, फॉर सीए इंटरमीडिएट यू ओनली हैव द कंपनीज एक्ट, वो भी 148 सेक्शंस ही कॉर्पोरेट लॉ में. बट सीए फाइनल में कॉर्पोरेट लॉ में आपको कंपनीज एक्ट के साथ साथ सेबी भी पढ़ाया जाने वाला है. तो अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, आपको दोनों भी चीजें देखनी पड़ेगी, कंपनीज एक्ट भी साथ साथ में सेबी के गाइडलाइंस भी. और एक सवाल मुझे आपको पूछना है, मेरी कंपनी के शेयर्स क्या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकते हैं? यस. ओके. अगर मेरी इच्छा है, आई कैन गेट माई शेयर्स लिस्टेड ऑन ऑल द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, बट आई विल हैव टू टेक द परमिशन ऑफ ऑल. और पता है, अगर परमिशन लिया और एक भी स्टॉक एक्सचेंज से रिजेक्शन आया, मेरा सारा का सारा अलॉटमेंट वर्ड हो जाता है. अब हम ये नहीं देखेंगे कि 8 स्टॉक एक्सचेंजेस ने हाँ बोला, हम ये देखेंगे एक स्टॉक एक्सचेंज ने अगर मना किया, मेरा पूरा अलॉटमेंट वर्ड हो जाएगा. तो आप मुझे बताओ, सपोज आप मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते, ओके, और मैं आपके पास आती एज योर क्लाइंट और मैं आपको पूछती कि हे चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताओ कि मेरी ये कंपनी है, आई वांट टू गो फॉर अ पब्लिक ऑफर एंड देन आई आल्सो वांट टू लिस्ट माय सिक्योरिटीज, मैं कितने स्टॉक एक्सचेंजेस में एप्लीकेशन देना चाहिए मुझे? आप 1 बोलते, 2 बोलते, 4 बोलते या 8 बोलते? बोलो ना. एज अ कॉमन मतलब एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यू वुड सजेस्ट मी, मतलब कम के लिए मुझे बोलते या ज्यादा के लिए? हाँ, कम के लिए. वाई कम के लिए? रिस्क भी उतना कम है ना. अभी मेरी कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है, आई एम गोइंग फॉर अ पब्लिक ऑफर, आई एम गोइंग एंड मेकिंग एन एप्लीकेशन टू सेबी टू गेट माई सिक्योरिटीज लिस्टेड. कल जाके अगर किसी ने भी मुझे मना कर दिया, लेने के देने पड़ जाएंगे, कंपनी शुरू होने के पहले ही मुझे कंपनी को बंद करना पड़ेगा. सो ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल डेज में कम से कम कंप्लायंसेस रखे गए, और अगर लिस्ट करने हैं एक आधी स्टॉक एक्सचेंज के लिए आप सजेस्ट करोगे. लेटर ऑन आफ्टर माई कंपनी गेट्स एस्टैब्लिश्ड, हैज माई ओन गुडविल, फिर आई डोंट थिंक सो एनी स्टॉक एक्सचेंज विल रिजेक्ट माई एप्लीकेशन. देन माई नेम वुड इन इटसेल्फ बी सफिशिएंट. तो इनिशियल टाइम में आप ऑब्वियसली क्लाइंट को कम स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने के सजेशंस जो है वो दोगे. कॉमन सेंस है, हाँ है ना. सो यस, any company which is a listed company will have to comply with both SEBI as well as the Companies Act. और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर किसी में भी कुछ भी इनकंसिस्टेंसी है, we will always follow the stricter provision. तो कंपनीज एक्ट और सेबी में बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि कंपनीज एक्ट कुछ एक कहती है और सेबी के गाइडलाइंस कुछ और कहते हैं. दैट टाइम वी आर गोइंग टू कंप्लाई विद द स्ट्रिक्टर प्रोविजन, और यूजुअली स्ट्रिक्टर सेबी ही है यूजुअली. बट मैं वो कहना नहीं चाहूंगी, हो सकता है कभी कभार कंपनीज एक्ट भी है. सो वी विल stick to the thing that the lawmakers have said, that we will follow that provision which is more stricter out of the two. हाँ है ना. ठीक है, ये कैटेगराइजेशन आप लिखना चाहते हो चार्ट में, लिख लो. फिर आपने यहां तक लिखा था ना, मेंबरशिप और लायबिलिटी. नेक्स्ट, एक्सेस टू कैपिटल. हाँ हाँ, क्या क्या क्या, थोड़ा सा धीरे बोलो, 1 मिनट दोहराती हूं मैं. तो इनको मर्ज कर, क्या लिख रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ क्या है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन? एक्सेस टू कैपिटल.
और जो कंपनीज लिस्टेड नहीं है वो कैसी है? अनलिस्टेड। थोड़ी सी और जगह है ना आपके वो चार्ट में, क्योंकि कल मैं कंट्रोल के हिसाब से होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी पढ़ाने वाली हूं, है ना जगह, इसलिए डबल शीट ऑफ पेपर बोला था। नहीं, there is no section number for definition of unlisted company. So any company that is not listed is an unlisted company. हो गया लिख के? किसी बच्चे ने पूछा है मैम क्या ना प्राइवेट कंपनी बी अ लिस्टेड कंपनी? आई विल टेल यू, जनरली इट इज नो, बट लिसन, देर आर सर्टेन प्राइवेट कंपनीज विच आर लिस्टेड। अब आप बोलोगे मैम कैसे? देखो, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, राइट? LR क्या बोलता है? रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ, वहां पे शेयर्स शब्द है, सिक्योरिटीज नहीं है, मतलब डिबेंचर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स कभी कभार लिस्ट हो सकते हैं, और इंडिया में ऐसे एग्जांपल्स है जहां पे प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स लिस्टेड है, तब वो प्राइवेट कंपनी लिस्टेड है, ठीक है? बट इतने गहराई का नॉलेज इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड एट CA इंटरमीडिएट, बट बिकॉज उस बच्ची का डाउट था मैंने कहा। तो देखो, सुनो मेरी बात, यूजुअली तो पब्लिक कंपनी में ही लिस्टेड अनलिस्टेड होता है, बट उसका डाउट ऐसा था कि मैम क्या प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो सकती है? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। एंड हाउ यस, मैंने लॉजिकली आपको समझाया है। शेयर्स तो प्राइवेट कंपनी के लिस्ट नहीं हो सकते बिकॉज शेयर्स के ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन है। बट देखो, लिस्टेड कंपनी क्या कहती है? एनी ऑफ योर सिक्योरिटीज आर लिस्टेड, देन यू आर अ लिस्टेड कंपनी। मतलब अगर प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स या बॉन्ड्स लिस्टेड है, then that company will be a listed company, ठीक है? प्रोहिबिशन किसके लिए है? मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक, दो अलग अलग चीजें है ना। तो जब मैं ट्रांसफर, देखो सुनो ना, जब मैं ट्रांसफर की बात कर रही हूं शेयर्स की, इट इज, मैंने ऑलरेडी इन्फोसिस के शेयर्स खरीदे, आपको इन्फोसिस के शेयर्स चाहिए, तो मैंने अपने शेयर्स आपको बेचे, इसको ट्रांसफर कहते हैं। ट्रांसफर मतलब समझता है क्या? एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन, पर्सन टू पर्सन इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। मेरे पास इन्फोसिस के शेयर्स है, आपको चाहिए, मैंने आपको बेचे, इसको क्या कहते हैं? व्हाट हैव वी डन? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। आप जो कह रहे हैं ना पी, इट इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक, वहां पे ट्रांसफरेबिलिटी नहीं हो रही है, वहां पे अलॉटमेंट हो रहा है। नहीं आई बात समझ में? तो जब कंपनी सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट करती है, प्राइवेट कंपनी, ये अलॉटमेंट प्राइवेटली हो सकता है, उसके लिए वो पब्लिक के पास नहीं जा सकती, वहां पे सिक्योरिटीज है। प्रोहिबिशन ऑन मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर इट्स सिक्योरिटीज। तो अब जब कभी भी प्राइवेट कंपनी अलॉटमेंट करती है शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स का, इट कैन ओनली बी डन प्राइवेटली, वहां पे नए सिक्योरिटीज पैदा हो रहे हैं। जब मैं ट्रांसफर की बात कर रही हूं, वहां पे नए सिक्योरिटीज पैदा नहीं होते हैं, वहां पे एक पर्सन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे के पास जा रहे। समझा क्या? एनी मोर डाउट्स? अनलिस्टेड कंपनी को डिफाइन नहीं किया गया है, सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को डिफाइन किया है। सो एनी कंपनी दैट इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी विल बी कॉल्ड एज एन अनलिस्टेड कंपनी। देखो चलो, एक किसने पूछा ये तो मैं बता देती हूं, एक मिनट, हाँ बेटा एक ही मिनट। क्या?
अगर देखा जाए अप्रोक्सीमेटली इंडिया में देर आर अराउंड 15.3 lakh कंपनीज इन इंडिया. Okay, there are approximately more than 15 lakh companies which are running their business in India. तो इंडियन कंपनीज अराउंड 15 लाख के आसपास है, 15 लाख से कुछ ज्यादा है. यही कंपनीज या तो प्राइवेट हो सकती है या तो वो हो सकती है पब्लिक. Out of these 15 lakh companies, approximately, my dear friends, there are 9 lakh private companies. And the remaining companies are running as public companies. यही पब्लिक कंपनीज में कुछ लिस्टेड है और कुछ अनलिस्टेड है. दो देर आर 6 lakh पब्लिक कंपनीज, यू नो, ओनली 2000 कंपनीज आर रजिस्टर्ड फॉर बीइंग लिस्टेड और ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. बाकी सारी पब्लिक कंपनीज आर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज. देखो, पब्लिक कंपनी मतलब आप जानते हो जिसमें एलआरपी नहीं है. पब्लिक कंपनी मतलब क्या होती है? जिसमें मतलब नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड नो प्रोहिबिशन ऑन गोइंग टू द पब्लिक. बट मैं कह रही हूं पब्लिक कंपनी तो वो है, बट दे आर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज. अनलिस्टेड मतलब समझता है, दे हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड देयर सिक्योरिटीज ऑन सेबी, ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. नहीं आई बात समझ में? सिर्फ 2000 कंपनीज आर बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. बाकी सारी पब्लिक कंपनीज आर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज. ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्या होगा, सिर्फ लिस्टेड है तो कंपनीज एक्ट के साथ साथ सेबी फॉलो करो, दैट इज इट. ओके, और अगर अनलिस्टेड है, यू ओनली हैव टू फॉलो द कंपनीज एक्ट 2013. आप लोग मुझे बता सकते हो क्या लिस्टेड कंपनीज को क्यों सेबी भी फॉलो करना है कंपनीज एक्ट के साथ साथ? क्यों बहुत रूल्स हमने डाल दिए उन लोगों के ऊपर? मुझे बताओ. यस, पब्लिक इंटरेस्ट यहां पे इन्वॉल्व है या नहीं? आप इमेजिन करो, एक क्लासिक एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी क्लिक हुआ. देखो, सपोज अभी चलो आपकी क्लासेस खत्म हो गई और गर्मी की छुट्टियों में आप मामा के घर पे रहने गए. ठीक है, अभी आप मामा के घर पे रहने गए, नाउ यू आर 18+. तो अभी आप मामा को बोलते हो कि प्लीज मामा मुझे गाड़ी चलाना सिखाओ. ठीक है, यूजुअली मम्मी पापा को बोलते तो मम्मी पापा मना कर देते, तो फिर मामा को बोलते हैं जो चाहिए वो. तो नाउ से मामा के पास एक बड़ा बंगलो है, हवेली जैसा बंगलो है, और उधर ही आगे एक आंगन है, जो बहुत बड़ा आंगन है, जैसे पहले के ज़माने में होता था ना. तो इतना बड़ा आंगन है कि वहाँ पे क्रिकेट चाहो तो क्रिकेट खेल लो, छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो पार्टी ऑर्गेनाइज कर लो, जो करना है आप कर लो. वहीं पे आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो मामा के साथ, अपने मामा के घर के अंदर, उस कंपाउंड वॉल के अंदर. सो मामा आपको थ्योरेटिकली नॉलेज दे रहे हैं, बेटा बातें बंद करो, उसको बुलाओ, तो उनको बुलाओ, कुछ इंपॉर्टेंट है. हाँ, तो ध्यान दो, नहीं तो पनिश करोगे आपको. सुनो मेरी बात, आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर. तो अभी मामा आपको बता रहे हैं कि ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये एक्सेलरेटर है. ही इज गिविंग यू द नॉलेज. और फिर मामा बता रहे हैं अभी धीरे धीरे करके गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके क्लच छोड़ो, एक्सेलरेटर दबाओ, बैलेंस मेंटेन करो और गाड़ी को आगे लो. अब देखो, अनफॉर्चुनेटली से आपको समझ में ही नहीं आया ब्रेक कौन सा, एक्सेलरेटर कौन सा है. ब्रेक दबाने के बदले एक्सेलरेटर दबा दिया और कंपाउंड वॉल से गाड़ी आपने ठोक दी. अब मुझे बताओ, आपने आपके ही मामा की गाड़ी उनके ही कंपाउंड वॉल से ठोकी, इससे क्या किसी और को कुछ फर्क पड़ने वाला है? वो सिर्फ घर के लोगों की बात है, उससे किसी और को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो चाहे आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, ये या तो आपका नुकसान है या तो आपका फायदा है, इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है. बट कल जाके आप इमेजिन करो, यही गाड़ी चलाने के लिए जो आपको सिखाया जा रहा है, इट इज नॉट इन द कंपाउंड वॉल ऑफ योर मामाज हाउस, बट इट इज ऑन द रोड. और कल जाके आपने किसी महिला को ठोक दिया, तो अब मुझे बताओ, इससे क्या आम जनता को फर्क पड़ेगा? उसके तो घर वालों को पड़ेगा और बाकी पब्लिक को भी पड़ेगा, बिकॉज नाउ पब्लिक की जनरल सेफ्टी इज एट स्टेक. कल जाके हर कोई मामा अपने भांजे को रास्ते पे ही गाड़ी चलाना सिखा देगा तो क्या हाल होगा देश का? तो अब मुझे आप खुद बताओ, ये सारे ट्रैफिक के रूल्स और रेगुलेशंस और ये लॉज कहां पे अप्लाई होते हैं? पब्लिक रोड्स पे या घर के आंगन में?
क्यों पब्लिक रोड्स पे अप्लाई होते हैं? Because now it is necessary to maintain a decorum if you are using the public roads. Because now it is not a question of only your safety. It is a question of the general society as a whole. तो वहां पे क्या rules, regulations strict होना बहुत ज्यादा जरूरी है. Similarly, आप खुद सोचो, आपकी कंपनी is a listed company. हजारों क्या लाखों लोग आपके कंपनी के सिक्योरिटीज में ट्रेड कर रहे हैं. एवरी डे इंट्रा ट्रेडिंग हो रहा है. सिर्फ पैसे नहीं, लोगों के इमोशंस भी जुड़े हुए हैं. तो अब आप मुझे बताओ, इतने पूरे देश के अगर इमोशंस और पैसे जुड़े हुए हैं आपके कंपनी के साथ, क्या आपके ऊपर ज्यादा रूल्स और प्रोविजंस अप्लाई करना जरूरी है? हाँ या ना? आप खुद सोचो, अगर मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, मेरी कंपनी एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड, सर का पैसा है, मेरा पैसा है, हमारे पैसे से चाहे हम इन पैसों को बढ़ाए या चाहे हम इन पैसों को डुबाए, क्या इससे आपको फर्क पड़ेगा? हमारा पैसा, हमारी मर्जी, हमारा मन, हमको जो करना है हम करेंगे. बट मुझे बताओ, यही कंपनी अगर पब्लिक कंपनी होती, आपके पैसों से हम बिजनेस करते, क्या आपको फर्क पड़ता हमने क्या डिसीजन लिया है? क्योंकि अगर डूबेगा पैसा तो हमारा नहीं, आपका, और अगर बढ़ेगा पैसा तो हमारा नहीं, आपका. That is why for listed companies, along with the Companies Act, we have also applied the SEBI regulations. इससे बेहतर और कोई कुछ नहीं बता सकता है आप लोगों को. Are you all understanding this? दिमाग में घुसी या नहीं बात? Yes. तो वही वो चीज है. That is why we have applied both SEBI as well as the Companies Act for listed companies. हाँ या ना? और यही पे मैं आपको प्रैक्टिकल, मैंने आपको प्रॉमिस किया था, सब्जेक्ट तो है थ्योरेटिकल बट अप्रोच होगा प्रैक्टिकल. आप देखो यहाँ पे टाटा मोटर्स लिमिटेड, आपको दिख रहा है, इट इज बीन ट्रेडेड इन मोर देन 1 स्टॉक एक्सचेंजेस. नजर आ रहा है आपको राइट साइड में? हाँ या ना? अरे बोलो ना. So can a company's shares be listed on multiple stock exchanges? वही क्यों, आप देखो इन्फोसिस, उसके भी शेयर्स नास्डाक, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, मतलब सिर्फ इंडिया के नहीं, इवन फॉरेन कंट्रीज के स्टॉक एक्सचेंजेस में, मतलब यूएसए, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजेस पे भी इनके सिक्योरिटीज लिस्टेड होते हैं. उसको आइडियाज कहते हैं. ठीक है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स. So can you list your securities in more than 1 stock exchanges? Yes. Even Reliance Industries, देखो, is recognized. Securities are recognized in more than 1 stock exchange. Yes or no? ठीक है, सिर्फ 10 मिनट ही बचा है, तो एक काम करती हूँ, जो होमवर्क दिया था वही डिक्टेट कर देती हूँ, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट पॉसिबल नहीं होगा एक्सप्लेन करना. प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन का सेक्शन नंबर लिखा है क्या? 2 क्लॉज 68. हाँ, नीचे लिखो, उसके प्राइवेट कंपनी के नीचे लिखो, अ कंपनी विच हैज, ये जो एलआरपी है ना, उसको रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं सब लोग एक साथ बोलो तो? रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस. अ कंपनी विच हैज 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस, a company which has 3 restrictive clauses in its articles of association is a प्राइवेट कंपनी. एल लिखो, एल. 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस को ऐसे अंडरलाइन कर लो और एल लिखो.
L मतलब आप पूरा लिखते हो ना, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200. लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200. लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200. सेकेंड लिखो, सेकेंड रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज. क्या है सेकेंड रिस्ट्रिक्टिव? हाँ, restriction on the transferability of its shares. शेयर्स के ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन है. रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इट्स शेयर्स. और पी के लिए लिखो prohibition on making an invitation. Prohibition on making an invitation to the public, to the public. इसका पूरा सेंटेंस लिख लेते हैं, to the public for its securities. So you will get a more clearer image. तो यहां पे सिक्योरिटीज है, मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स. अगर उनका इश्यू करना है, मतलब उनको पैदा करना है, तो प्राइवेटली ही कर सकते हो, है ना. क्या वापस रिपीट करूं क्या? प्रोहिबिशन ऑन मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर इट्स सिक्योरिटीज. शेयर्स नहीं बेटा, क्या बोलोगे? सिक्योरिटीज. और पब्लिक कंपनी के वहां पे लिख दो अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. A company which is not a private company. और लिखो और is a private company. हाँ सॉरी, नहीं ठीक है, and is a private company और is a private company. और फिर क्या करो, ब्रैकेट में लिखो being a subsidiary of a public company. नहीं, प्राइवेट कंपनी है विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, विल बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक कंपनी. ये नहीं सिखाया है, सिर्फ लिख लो. नहीं, गवर्नमेंट कंपनी वाला नहीं, पब्लिक कंपनी वाला है. सिर्फ लिखो ये पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किया है, लिखाया है, वो एक्सप्लेन नहीं किया है, वो कल होगा. क्या लिखा है आप लोगों ने? एंड इज अ प्राइवेट कंपनी, और ब्रैकेट में लिखा है विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी. सिर्फ लिख लो, ये एक्सप्लेन नहीं किया है. क्या एक्सप्लेन? कब करूंगी? तो अभी समझ में आया क्या? नहीं. कब समझ में आएगा? तो आज के लिए इतना ही. धन्यवाद. आज 5 मिनट जल्दी छोड़ा है, कल आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाने वाली हूँ. थैंक यू वेरी मच. सी यू ऑल टुमारो. बाय बाय.